देखिए, ऐसा है कि चुनाव के समय में ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। चुनाव के समय में इनको 370 याद आ जाता है, राम मंदिर याद आ जाता है, एनआरसी याद आ। 5 सालों तक आप क्या कर रहे थे? 5 वर्षों तक आपने किया क्या इस देश के लिए? हर वर्ग को झूठ और धोखा देने का काम इस सरकार ने किया। 15 लाख के नाम पे किया, काला धन के नाम पे किया, महंगाई कम करने के नाम पे किया, 2 करोड़ रोजगार के नाम पे किया, किसानों को फसल का 1.5 गुना दाम देने के नाम पर किया। तो हर वर्ग को पीड़ित करने का काम आपने किया। नोटबंदी देश के अंदर लगा दी, करोड़ों लोगों को आपने बेरोजगार किया, और अब चुनाव के समय में आप इसी प्रकार की उन्मादी और भड़काऊ बातें करते हैं। एनआरसी के तहत हम सबको, पूरे देश को लाएंगे। कुछ भी जो मन में आ रहा है कह रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज एनआरसी के बाद नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति हुई इसको देखिए, उन चीज़ों का मूल्यांकन कीजिए। आपने उन वोटर्स को गायब कर दिया, उन निवासियों को गायब कर दिया जो 50-50 साल से आसाम में रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, उनको आपने गायब कर दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सवाल है, इसको एक सोच विचार के इस पे कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, वरना समाज के एक तबके में आप विद्रोह पैदा करेंगे, देश के एक हिस्से में आप विद्रोह पैदा करेंगे। एनआरसी का मामला कोई इतना साधारण मामला नहीं है जिसको लेके राजनीति कर रहे हैं अमित शाह। सिद्धू का आज बयान आया है कि जो दुनिया है वो कहां से कहां जा रही है और आप चौकीदार बना रहे हैं, वो भी चोर। देखिए, मोदी जी के बारे में अब जो कल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है उन कागजातों का, जिसको अब तक सरकार छुपा रही थी, वो कागजात जिसको सरकार कह रही थी कि ये कागजात चोरी हो गए, डिफेंस सेक्रेटरी की वो नोटिंग जो ये बताती है कि चौकीदार वास्तव में चोर है, चौकीदार ही चोर है, राफेल में उसने दलाली खाई है, भ्रष्टाचार किया है, ये बात अब साबित हो गई। क्योंकि डिफेंस सेक्रेटरी के नोट को संज्ञान में ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें यही लिखा हुआ है कि जो निगोशिएटिंग टीम थी, जो राफेल के मामलों को, उस खरीदारी को रक्षा मंत्रालय के तहत उसको फाइनलाइज कर रही थी, जिसमें एचएएल भी शामिल था, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी क्लॉज शामिल था, जिसमें बैंक गारंटी भी शामिल थी, उन सारे क्लॉज को किनारे करके पीएमओ के हस्तक्षेप से, यानी प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से, अनिल अंबानी को हजारों करोड़ का ठेका दिलाया गया। तो चौकीदार चोर है, और चौकीदार अपने आप को कहने का हक प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनके नाक के नीचे से हजारों करोड़ लूट के नीरव मोदी भाग जाता है, हजारों करोड़ लूट के मेहुल चौकसी भाग जाता है, विजय माल्या भाग जाता है, ललित मोदी भाग जाता है। तो ये कैसा चौकीदार है जिसके राज में गाय के नाम पर इंसान का कत्ल हो रहा है? 8 साल की बच्ची का बलात्कार होता है कठुआ में, तो उसके बलात्कारियों के समर्थन में भाजपा के लोग रैली करने जाते हैं। ये कौन सा चौकीदार है? ये देश के लोग पूछ रहे हैं। सर, आज सोनिया गांधी ने रायबरेली में नॉमिनेशन 2004 ना भूले, जब अटल बिहारी वाजपेयी के आस लगाए जा रहे थे कि वो दोबारा आएंगे, तो इसलिए बीजेपी 2004 ना भूले। देखिए, उस समय भी इंडिया साइनिंग का नारा दिया गया था, और उस समय कहा गया था कि फील गुड फैक्टर चलेगा देश में, यानी जनता खुशी महसूस कर रही है, अच्छा महसूस कर रही है, ऐसा फैक्टर देश में चलेगा। लेकिन फील गुड फैक्टर के बनाम आलू गन्ना ट्रैक्टर चल गया उस समय। तो आज जो ये नारा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अच्छे दिन का, बड़े बड़े सपने दिखाने का, फिर से एक झूठ का पुलिंदा संकल्प पत्र लेकर आ गए हैं, इनके ऊपर अब कोई विश्वास करने वाला नहीं है। क्योंकि 5 वर्षों तक इन्होंने देश की जनता को, हर वर्ग को, सिर्फ और सिर्फ जुमला और धोखा देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि 2004 से भी ज्यादा बुरी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है इस चुनाव। लिखी है और ये कहा है कि दलित वोटरों को यूपी पुलिस द्वारा मतदान बूथों तक नहीं आने दिया जा रहा था। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। अगर दलित मतदाताओं को वोटिंग नहीं करने दी जा रही है, या वहाँ पर उनको प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को तत्काल इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, और जो ऐसी घटनाएं हुई हैं उनका संज्ञान लेते हुए उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने
दलित वोटर्स को रोकने का काम किया। लेकिन जहां तक चुनाव में गड़बड़ियों का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक सैकड़ों मशीनों में गड़बड़ियों का मामला सामने आया है, जिसको लेकर चंद्रबाबू नायडू जी ने भी अपना रोष जताया है। और हम लोग बराबर मांग करते रहे कि ये ईवीएम का चक्कर बंद कीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। आज भी बिजनौर के अंदर देखने को मिला, कई मतदाता पोलिंग बूथ पर गए, उन्होंने वोट दिया हाथी को, वोट जा रहा है भाजपा को, वोट दिया हाथी को, वोट जा रहा है भाजपा को। तो इसका मतलब कि पूरे देश में जितने मामले आज तक सामने आए ईवीएम को लेके, हर जगह यही सवाल खड़ा होता है, वोट किसी पार्टी को डालिए, जाता भाजपा को है। इसका क्या मायने है? इसका मतलब कि ईवीएम में गड़बड़ियां लगातार हो रही हैं, उसकी सूचना भी दी जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग क्यों इसका संज्ञान नहीं लेता, या चुनाव आयोग इस पर गंभीर क्यों नहीं है, ये मन में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। गौतम गंभीर और महबूबा मुफ्ती के बीच में ट्विटर वार हुआ, उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने उनको ट्विटर से ब्लॉक कर दिया। गौतम गंभीर का कहना है कि क्या महबूबा देश के 130 करोड़ की जनता जो है उसको भी ब्लॉक करेगी क्या? नहीं, भारत के महान नेता गौतम गंभीर जी, जिनका भारत की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका ज्ञान सबको प्राप्त करना चाहिए। मैंने वो उनकी ट्विटर की लड़ाई देखी नहीं।